नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। निरंजन पोद्दार साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है निरंजन सर आपका। और आशुतोष रावत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े हैं। शुरुआत निरंजन पोद्दार साहब आपसे, थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा मुझे लगता है हो गया, लेकिन चूरमा के तौर पर अगर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, थोड़ा सा बताना भी दर्शकों को जरूरी है। चुनावी चूरमा और खाने वाला चूरमा, राजनीतिक चूरमा की अगर बात होती है तो सर, राजनीति में चूरमे के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, आटा, बाजरे का आटा या गेहूं का आटा? देखिए रविंद्र जी, बहुत अच्छा आज आपने कार्यक्रम शुरू किया है, राजनीति का चूरमा। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर दाल बाटी चूरमे की बात हो तो सहज ही मुंह में पानी आ जाता है। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज 18 को बहुत बहुत वंदन कि भाई आपने इस तरीके का एक धरती से जुड़ा हुआ, लोगों से, आम लोगों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम आप लेकर के आए हैं। लेकिन अभी हम जिस विषय पे यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं रविंद्र जी, देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से आपको एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो मैं बात कर रहा हूं भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति के अंदर अगर आप इतिहास को खंगालेंगे, अगर आप कुछ हजारों साल पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ महिलाओं के बराबर की सहभागिता थी। क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर भी आप देखेंगे कि भाई जैसे शिव शक्ति की उपासना, या राम जी से पहले सीता जी का नाम आना, कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम आना। लेकिन कुछ 100 साल पहले हमारे यहाँ कालांतर के अंदर जब समझ लीजिए विदेशी आक्रांताओं ने जब यहाँ पे हमला किया तो यहाँ पे एक पुरुष प्रधान समाज की एक निर्माण हुआ। और पुरुष प्रधान समाज का जो एक कह सकते हैं, इसकी एक विडंबना कह सकते हैं कि हमारी रगों में समा गया। लेकिन अब रविंद्र जी, आपको मुझे ये देख करके बड़ी खुशी होती है कि बेशक आज की तारीख के अंदर महिलाओं का राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा समझ लीजिए प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन जो पिछले 15-20 वर्षों से राजनीति के अंदर या वोटिंग प्रतिशत के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के अंदर एक जागृति आई है, और आदि शक्ति यानी कि जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जो आदि आबादी और नारी शक्ति जिस तरीके से जागृत हुई है, आज तमाम राजनीतिक पार्टियां, आपने देखा होगा कि यही जो महिला आरक्षण बिल 2011 में जब प्रोड्यूस हुआ था लोकसभा के राज्यसभा के अंदर, बाद में लोकसभा तक पहुंच ही नहीं पाया था। उसका कारण था राजनीतिक दलों की आपस की धमाचौकड़ी। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि चाहे मन से चाहे बेमन से, लेकिन सबको इस चीज को स्वीकार करना पड़ा, केवल 2 वोट इसके खिलाफत में पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए सबसे पहले मैं साधुवाद देता हूं उस नारी शक्ति को, उस आदि आबादी को, जिसने इन राजनीतिक दलों को इस चीज के लिए विवश कर दिया अपनी राजनीतिक जागरूकता को लेकर के। और ये हमारे लिए एक संतोष का विषय, मैं इसको इसलिए संतोष का विषय कहता हूं रविंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से जागरूकता बढ़ती जा रही है, एक आने वाला समय हमें बहुत ही उज्जवल समय लग रहा है कि भाई महिलाओं को हर एक पार्टी को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य हो जाएगा। केवल आरक्षण के वजह से ही नहीं, इनकी राजनीतिक मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं चुनाव जिताने की गारंटी बन जाएंगी। और राजनीतिक दलों को रविंद्र जी किसी से इनका एक ही चीज पर निर्भर करता है, राजनीतिक गुणाभाग, और वो चीज है लाभ हानि का। जब इनको लाभ हानि किसी चीज से होती है तो ये उसको सर पे लेकर के चारों तरफ ऊंचते फिरते हैं, लेकिन जब इनको किसी चीज से लाभ नहीं दिखता तो चाहे इनका अपना परिवार ही क्यों ना हो, उससे भी ये मुंह फेरने में 1 मिनट नहीं लगाते। तो मेरा ये मानना है कि अभी जैसे राजस्थान विधानसभा की हम बात करें, लगभग 19% का वहां पे महिलाओं की भागीदारी थी, जो ना के बराबर आप मान सकते हो, और उसके अंदर भी उनकी ज्यादा सुनवाई नहीं थी। और इसी की विडंबना है कि विधानसभा के अंदर अगर एक पदस्थ मंत्री ये बात कहता है कि राजस्थान के अंदर बलात्कार इसलिए ज्यादा होते क्योंकि ये तो पहले से ही मर्दों का प्रदेश है, और पूरा सदन ठहाके मार के हंसता है, तो मन को बहुत वेदना होती है। लेकिन अब मेरे को संतुष्टि और संतोष इस आशा के ऊपर है कि आने वाला समय जो है वो शायद इस परिस्थिति को बदलने वाला है, और उसके पीछे आप और मैं नहीं, उसके पीछे जो आदि शक्ति है, जो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं आदि आबादी, ये अपने आप इसको विवश करेगी। अच्छा, ये निरंजन पोद्दार साहब, अगर बात हम पिछले 3 चुनावों की देखें, 2008 की अगर बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी, 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। इनमें ममता भूपेश है, आहिरा खान है। 2013 की बात कर लेते हैं, बीजेपी की तरफ से वहां पर जो जीते, जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे
एक महिला के तौर पर उसमें मुख्यमंत्री रही, लेकिन इसके अलावा उसके अलावा और 3 मंत्री भी रही, इसमें अनीता बघेल रही, किरण माहेश्वरी रही और कृष्णेंद्र कौर रही। 2008 से 5 साल पहले की देखें, यानी कि गहलोत सरकार की वक्त की बात करें तो 23 में से कुल 13 ही महिला चुनाव जीती और 4 उनमें से मंत्री बनी, जिनमें बीना काक थी, गुलमा देवी थी, नसीम अख्तर थी। मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप राजस्थान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं निरंजन सर, ये जो महिला चुनकर आई और जिनको मंत्री बनाया गया, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ काम किया, उन्होंने और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो इसको लेकर कितनी भागीदारी और अपनी निभाई? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से एक चीज आपको माननी पड़ेगी, और वो क्या है कि महिलाओं का हमारे यहाँ जो ज्यादा जिसको कहते हैं शोषण आज तक होता आया है, उसके अंदर एक भूमिका महिलाओं की स्वयं की भी रही है। चाहे आप ये कहीं पे भी समाज के अंदर भी देख लीजिए, परिवार के अंदर भी देख लीजिए, अगर कोई महिला प्रताड़ित होती है उसके अंदर आपको किसी महिला का हाथ जरूर नजर आएगा। तो यही चीज जो है आज तक राजनीति के अंदर भी देखने को मिली है कि जो महिलाएं आगे आकर के, आगे निकल करके जब राजनीति में बढ़ी, तो उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को आगे लाने का या महिलाओं के विकास का या महिलाओं को आगे बढ़ाने का उनको जिस तरीके से जिम्मा उठाना चाहिए, बीड़ा उठाना चाहिए था, वो उतना उनका प्रयास नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ क्या है कि जो डिमोरलाइज जिसको कहते हैं हतोत्साहित करने का जो प्रोसेस है वो लगातार बढ़ता रहा। इस वजह से क्या है कि हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि भाई राजनीति गंद, मतलब एक इसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, यार राजनीति तो जो है बहुत गंदा काम है, गंदा खेल है राजनीति, और उसके अंदर कोई भी आदमी अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा संकोच करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से नारी शक्ति समझ लीजिए विकसित हो रही है, और जिस तरीके से अब सेना में है, चाहे रेलवे के अंदर टीटी है, या हर क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से नया भारत, अब हम कह रहे हैं कि युवाओं का भारत, और उसके अंदर जो नारी शक्ति के अंदर भी जो युवा सोच उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि एनजीओ के माध्यम से या तमाम जो गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाएं आज सार्वजनिक जीवन के अंदर भी हैं। आज वो एक हिसाब से समझ लीजिए लोग सामाजिक कार्य कर रही है, सामाजिक बीड़ा उठा रही है। तो वो ही जब आगे आएंगी तो निश्चित रूप से देखिए राजनीति के अंदर आपको एक सुचिता भी नजर आएगी और राजनीति के अंदर एक आपको सफाई भी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे रविंद्र जी एक चीज और आपने चर्चा छेड़ी थी कि जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम भी है चुनावी चूरमा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वयोवृद्ध, जो अपनी पूरा जिनको 50-50 साल, 40-40, 45-45 साल जिनको राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को जमे हुए हो गए, और लेकिन वो अभी भी वो अपना मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर उनको अभी भी कहा जाता है कि भाई अब आपकी आयु सीमा इस स्थिति में नहीं रही कि आप पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पाए, अब युवाओं को जगह दीजिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब पुराने पत्ते जब झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पुराने पत्ते जो हैं वो अभी डाल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका जो ये अभी दिमाग के अंदर जो एक राजनीति का जो रिचार्ज है वो उनका समाप्त नहीं हुआ रविंद्र जी। और ये इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीति में आज जैसे समझ लीजिए देश करवट ले रहा है, तो वो उतनी तेजी या उतनी गति नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि महिलाओं की भी जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं इस चीज से समझ लीजिए एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है, क्योंकि उनकी जो पुरानी जो सोच है, उनकी आज भी वो रूढ़िवादी सोच भी वैसी नजर आएगी कि चाहे इसके अंदर आप राजस्थान विधानसभा को ही अगर आप मानेंगे तो राजस्थान विधानसभा में मैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही बात करूंगा। भाजपा कांग्रेस की तरफ से काफी नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो 80, 82, 85 की उम्र में, जिनको आप ये मान के चलिए उनको आज भी उनको सत्ता प्राप्ति की, उनकी जो चूरमा चट करने की उनके अंदर है। तो देखिए मैं कुछ है नाम मेरे पास, अगर बोले शांति धारीवाल 80 साल की उम्र है, कहते हैं कि 2-7 किलोमीटर चलता हूँ और कोई काबिल उम्मीदवार अगर मिल जाए तो फिर खड़ा कर दीजिए, मैं तो चुनाव जीतने में सक्षम हूँ और मेरी सीट से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जिता ले जाएगा। राम नारायण मीणा साहब 80 साल की उम्र है। अब ये कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि जब पुराने पत्ते झड़ेंगे या अपने आप हटेंगे तो उसके बाद नए पत्ते आएंगे। वो कह रहे हैं कि पार्टी ने मुझे क्या दिया, मैं 5 बार का विधायक रहा हूँ लेकिन मेरे को मंत्री नहीं बनाया, तो ये तर्क देते हैं मैं खुद बनूंगा। दीपचंद खेरिया जी हैं, 82 साल की उम्र है, वो कहते हैं मैं ही जिता सकता हूँ और कोई है ही नहीं जो जिता पाए पार्टी को। दूसरी तरफ अगर बात यहाँ पर जोरालाल मीणा जी की करें, 83 साल की उम्र है, वो कहते हैं कि लोग मुझे चाहते हैं, चाहते ही नहीं
कि मैं चुनाव ना लड़ूं और मैं किसी और को यहाँ अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। कैलाश मेघवाल साहब की बात कर ले तो वो भी अच्छी खासी उम्र है, 40 साल के हैं। उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये तो किसी भी सूरत में जिताऊ उम्मीदवार ले आओ और चुनाव जीत जाओ, मेरे अलावा कुछ दो और कोई विकल्प है ही नहीं, मैं तो लगातार विधायक बनते आ रहा हूँ। तो ये अपने आप में कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है, उनके तर्क जो दिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि भाई मैं नहीं छोड़ने वाला मैदान, भले ही आपको किसी दूसरी सीट से महिलाओं को देना हो, युवाओं को देना हो, लेकिन मेरी सीट सुनिश्चित रहती है, फिक्स रहनी चाहिए। निरंजन जी। निश्चित रूप से रविंद्र जी, मैं आपको कह रहा हूं ना, इनका राजनीतिक रिचार्ज समाप्त ही नहीं हो रहा। पता नहीं इन्होंने कहां से इतना रिचार्ज करवाया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको भी अब इस चीज को समझना चाहिए कि जो राजनीति है वो एक सेवा का माध्यम है, राजनीति है वो एक राष्ट्र के विकास का माध्यम है, वो एक राजनीति है वो एक समाज को सुचारू रूप से एक व्यवस्था उपलब्ध कराने का रास्ता है। लेकिन आज भी जब लोग इसको सत्ता प्राप्ति का रास्ता समझते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे ये जो चुनावी चूरमा है ये करने की उनकी इच्छा है और ये इस चुनावी चूरमे से अपना मोह त्याग कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है रविंद्र जी, अब जो युवा वर्ग है या जो महिला वर्ग है, जो जिस तरीके से जागरूकता हुई है, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आने वाला समय जो है इन चीजों को अपने आप इनको अपने स्थान के ऊपर ले जाएगा। और ये जो चीजें हैं, क्योंकि देखिए हर चीज की एक नियति होती है रविंद्र जी। कभी हमने ऐसा सोचा था कि भाई हमारे यहाँ जिस तरीके से चुनाव के अंदर मान लीजिए एक जो जनता के मुद्दों को छोड़ करके जो बेकार के मुद्दे उठते हैं, उनके बाद में सोशल मीडिया के जब हम देखते हैं तो युवा वर्ग जिस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करता है, और युवा वर्ग के आप जब वहां पे जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई आप हमारे मुद्दों पे चर्चा कीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये आज भारत अंगड़ाई ले रहा है। और निश्चित रूप से देखिए, मैं तो बहुत आशान्वित हूं कि आने वाले हमारे ही जीवन काल में शायद हम उस भारत को देखेंगे जिस भारत की हमने कभी या हमारे जो नीति नियंताओं ने कभी कल्पना की थी। ठीक है निरंजन जी, लेकिन जब बात होती है कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, लेकिन जब बात होती है कि सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी कैसे चुनाव जीते, इसको मद्देनजर रखते हुए टिकट का बंटवारा होगा, जब ऐसी बातें कही जाती हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि यह संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है इन चुनावों में? और दूसरा सवाल ये, अगर जैसा आशुतोष ने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी लगता है कि महिलाओं को 30% तक दे सकती है, तो क्या समाज से यानी वोटर से इसको हाथों हाथ लिया जाएगा? वो क्या इसे एक अच्छे गेस्चर के तौर पर देखेगी और फिर फायदा इसका संबंधित पार्टी को या फिर संबंधित कैंडिडेट को मिलेगा? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जीत हार की बात करें तो राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें हर बार 2-2-4 नहीं होता, कई बार 2-2-5 भी होता है, कई बार 2-2-3 भी होता है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अगर युवाओं को, महिलाओं को अगर राजनीति में आप आगे लेकर के आते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो मैंने उनको वास्तविक धरातल के ऊपर अगर वोटों की राजनीति की बात करूं तो उनको लाभ होते हुए देखा है। लेकिन होता क्या है, चुनावों से पहले जब वयोवृद्ध नेताओं की टिकट कटती है, तो जैसे अभी आपने भी बात की कि उस टाइम जिस तरीके से एक बगावत का माहौल होता है या जिस तरीके से उनके बोल बदल जाते हैं, उनके सुर बदल जाते हैं, और वो अपनी ही पार्टी के ऊपर जब आक्रमण करते हैं तो वो हेडलाइंस बनती है। और हेडलाइंस बनती है तो उससे चुनावों के अंदर एक एटमॉस्फेयर जो है ना, वो कोई भी पार्टी अपना वातावरण खराब करने को से बचने का प्रयास करती है। अगर जैसे आशुतोष जी ने कहा, मैं भी एक उदाहरण देता हूं आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों का भी। 2022 में मैंने बहुत नजदीक से उन चुनावों को कवर किया है रविंद्र जी, और मैं आपको बता रहा हूं निश्चित रूप से 140 टिकटें भारतीय जनता पार्टी अपने जो एग्जिस्टिंग जो एमएलए थे उनकी काटने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही चुनावों से पहले इन लोगों को पता चला कि भाई हमारी टिकटें कटने लगी हैं, तो उसी हिसाब से जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान या वो जो सैनी, इन्होंने जिस तरह एक भगदड़ मचा दी, जो कूद कूद करके अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी में शामिल होने लग गए, और ऐसे एक ऐसा माहौल का निर्माण हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में तो भगदड़ है। तो भगदड़ है इसका मतलब ये हारने वाले हैं। तो इनको मजबूरन अपने जो जिनसे पार्टी संतुष्ट नहीं थी, पार्टी का जो सर्वे कहता था, उनको भी मजबूरन उनको ऐसे लगभग समझ लीजिए 100 लोगों को इनको लड़ाना पड़ा, जिनका टिकट काटने का पूरा पार्टी ने प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो कदाचित वही स्थिति है। और दूसरी तरफ अभी हमने जो जिस तरीके से नाम लिया, आपने जैसे सारे नाम गिनाए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आपके जयपुर शहर की बात बताता हूं कि जवाहर नगर से
एक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की नेता रही है नीता खेतान, 2 बार वो निगम पार्षद, और बहुत मैं नजदीक से उनको जानता हूं, बहुत समझ लीजिए ऊर्जावान, और जिसको कहते हैं कि जैसे क्षेत्र में चाहिए वैसे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज के 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट मांगा जवाहर नगर आदर्श नगर से, वैसे ही अशोक परनामी जी के जो वहां भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, उनके मन में एक पीड़ा हुई और उन्होंने उनकी राजनीति को बिल्कुल कोने में लगा दिया। आज नीता खेतान राजस्थान की राजनीति में जो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही है प्रदेश की, और इतना जो बढ़िया उनकी गति थी, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको आगे लेके आती तो मेरे हिसाब से। जी, मैंने कहा मुनेश गुर्जर का भी नाम जोड़ लीजिए कांग्रेस से। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं ना। तो जिस तरीके से राजनीति के अंदर अब पार्टी नेतृत्व को इस चीज को देखना, मेरे हिसाब से पार्टी नेतृत्व अगर इस चीज को देखता है, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, अगर वो इस चीज को देखते हैं और समझते हैं कि ये वयोवृद्ध जिस तरीके से नव युवक युवतियों के लिए बाधक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको, अगर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भाई राजस्थान के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहा जाता है कि एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा है वसुंधरा जी और पार्टी नेतृत्व के बीच में। तो इस तरीके से अगर कड़ा और मेरे हिसाब से बड़ा फैसला लेकर के अगर राजनीतिक नेतृत्व अगर इस चीज के ऊपर प्रयास करे, तो राजनीति को भी बदला जा सकता है और समाज को भी बदला जा सकता है, मेरा ये मानना है रविंद्र जी। बिल्कुल, मैं निरंजन जी बताएं कि युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी अगर भारतीय राजनीति में बढ़ती है, तो उससे देश को, समाज को और राजनीतिक दलों को किस तरह से फायदा मिल सकता है। निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, इस चीज के अंदर तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती है, और जिसको कहते हैं कि समाज अपग्रेड होना चाहिए, और यहाँ पे जैसे जैसे समाज अपग्रेड होता है, आज आप देखेंगे राजनीति के अंदर जो मतलब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जिसको कहते हैं MS DOS से जाकर के आज विंडोज 11 तक सिस्टम चला गया, या यूं कहें कि जैसे आज हम 5G 6G की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आज भी 2G में पड़ी हुई है। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो राजनीतिक लोग, जो पुरानी जो मानसिकता के, रूढ़िवादी मानसिकता के जो राजनीतिक लोग हैं, वो ना किसी को आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण इतना विस्तृत है। और जिस हिसाब से अगर आप आज पूरे विश्वव्यापी राजनीति को देखेंगे, तो आपको बहुत सारे देश ऐसे मिलेंगे। आप ये मान के चलिए, आज अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, तो ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक वहां के युवा प्रधानमंत्री है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब कई देशों के अंदर जो विकसित देश है, उनके युवा राजनीति के अंदर जो लोग, युवा लोगों ने जिन्होंने पदार्पण किया, उन देशों ने कितनी बढ़िया प्रोग्रेस करी है। तो भारत के अंदर भी जब महिलाएं, और मेरा एक मानना और है रविंद्र जी, देखिए चाहे इसको कोई आदमी किसी भी दृष्टिकोण से समझे, लेकिन वास्तव में अगर हम कार्य क्षेत्र के अंदर देखें, तो महिलाओं का जो कार्य है उसके अंदर पुरुषों की बनिस्पत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज्यादा उसके अंदर सफाई होती है, ज्यादा पारदर्शिता होती है। तो मेरे हिसाब से जब महिलाएं और युवा जब राजनीति में आगे आना शुरू होंगे, तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि समाज जो है इस टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेडेड होगा, और समाज जो है वैश्विक रूप से कदम मिलाकर के चलना शुरू करेगा। मेरा तो यही एक आशा है। सर, मैं एक बात निरंजन जी आपसे कमेंट ले लेता हूं कि जो बाहुबल और साथ ही साथ धनबल की बात है, अगर लगेगा युवाओं और महिलाओं को कि मौके बराबर मिल रहे हैं राजनीतिक दलों में, तो उस लिहाज से वो आगे बढ़कर राजनीति में आएंगे। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी भारतीय राजनीति का अगर हम इतिहास देखें, तो एक समय हुआ करता था कि जब बूथ कैप्चरिंग, या ये जो जिसको कहते हैं कि एक मसल्स पावर जो होती थी, वो चुनाव जिताने की गारंटी होती थी। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों से किनारा करते हुए दिखती हैं, और तमाम पार्टियां अपने आप को ये एक हिसाब से समझ लीजिए संवेदनशील और बहुत ही सभ्यशील दिखाने का प्रयास कर रही है, तो इसका मुख्य कारण रविंद्र जी आपको ये
समझना पड़ेगा वो है समाज की राजनीतिक जागृति। जिस तरीके से आज समाज जागृत हो रहा है और अगर जागृति की मेरे हिसाब से गति अगर यही रही तो निश्चित रूप से धनबल बाहुबल इससे आगे निकल जाएगा। क्योंकि आज मेरा यह मानना है, आज के कुछ वर्षों पहले मैं ये मानता था कि भाई 90% लोग अपने वोट की कीमत को नहीं समझते थे, वोट के महत्व को नहीं समझते थे। और आज जिस तरीके से एक गांव के अंदर बैठा हुआ, अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति भी जब अपनी राजनीतिक जागृति के तहत अपने वोट की कीमत समझ रहा है, उसी का आप परिणाम भी देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ औसत मत प्रतिशत जो 50-55% हुआ करता था वो आज की तारीख में 70% तक भी से भी पार कर जाता है। और ये जब चीज और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रविंद्र जी, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए राजनीति में सफाई कार्यक्रम ये अनवरत जारी रहेगा। और मैं तो इस चीज से बहुत आसान्वित हूं कि आने वाला भविष्य भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छा और सुगम होगा। रविंद्र जी कुछ कहना चाहूंगा इसी बात पे, एक बात अगर अनुमति हो तो। रविंद्र जी अगर अनुमति हो तो 10 सेकंड कुछ कहना चाहूंगा आपके इसी सवाल पे। बोलिए सर। हाँ देखिए रविंद्र जी, कोई भी शक्ति जो होती है वो मेरे हिसाब से संस्कार और जिसको कहते हैं संस्कार और नियंत्रित शक्ति होनी चाहिए। अगर युवा शक्ति हम ये मानते हैं कि युवा शक्ति राजनीति में आएगी और वो बहुत अच्छा कार्य करेगी, निश्चित रूप से हम इस चीज की उम्मीद तो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो असंस्कारी और अनियंत्रित शक्ति अगर राजनीति में आ गई तो बहुत उदाहरण आपको ऐसे देखने में मिलेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां जिनके ऊपर जनता ने भरोसा करके अभी कुछ आंदोलनों से निकली हुई पार्टियां, जनता के भरोसे के ऊपर उन्होंने नई राजनीतिक पार्टियां बनाई और आज कहीं ना कहीं जनता उनको लेकर के बहुत हतप्रभ है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और वो सारे के सारे देखेंगे, वो ऐसी एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन उनके अंदर आप देखेंगे तो युवा राजनीति ज्यादा है, लेकिन वो जिसको कहते हैं असंस्कारित और अनियंत्रित जो राजनीति है वो कई बार घातक भी होती है रविंद्र जी, ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी इसी बातों के साथ चुनावी चूरमा के आज के पहले एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, निरंजन साहब और आशीष जी।